बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान जो हाल ही में आला सतह का रब्ता हुआ है और जिसमें बरतानिया से दरख्वास्त की गई कि वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले करने से मुतल्लिक हुकूमत पाकिस्तान से तावन करे। इस हवाले से वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर के दरमियान मुलाकात हुई। ताहम बरतानवी सफ़ीर ने हुकूमत पाकिस्तान को कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि क्या वजह है कि बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तान के मतलूब अफराद हैं उनकी पाकिस्तान हवालगी के हवाले से अदम तावन करता है। इस हवाले से तावन क्यों नहीं किया जाता? कई हुकूमतें गुजर गई, ताहम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के ऊपर बात तो हुई लेकिन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तय नहीं पाई गई। इससे और इससे जुड़े हुए कानूनी जो नुकात हैं, चाहे वो साबिक वज़राए आज़म हैं, चाहे वो क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो दीगर मतलूब अफराद हैं जो बरतानिया में रिपोश हैं, क्या मैकेनिज़्म इख्तियार किया जाए कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जल्द अज जल्द दोनों मुल्कों के दरमियान तय की जाए और जो भी मतलूब अफराद हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, साबिक वज़राए आज़म हैं, उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए। इस हवाले से आज हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। लंदन से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ, जो कानून और आइन के शोबे में एक महारत रखते हैं, एक अथॉरिटी रखते हैं। अशतर औसाफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उनके साथ सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार ज़फ़रुल्लाह खान साहब तशरीफ़ रखते हैं। जी, शुरू करेंगे अशतर औसाफ साहब से। अशतर औसाफ साहब, ये बताइए कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? अगर कोई मुल्ज़िम है, कोई मुजरिम है जो पाकिस्तान को मतलूब है और बरतानिया में रुपोश है, तो वो इंटरनेशनल लॉ के तहत एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो इस वक्त है नहीं, और कौन से इस वक्त लीगल ऑप्शंस हैं कि इस किस्म के जो मतलूब लोग हैं बरतानिया उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर सकता है? देखिए, जो भी ट्रीटी हो, ट्रीटी का मकसद जो होता है वो रेसिप्रोसिटी के ऊपर होता है। ट्रीटी बेसिकली एक एग्रीमेंट है दो मुल्कों के दरमियान में, एक या बहुत अंडरस्टैंडिंग सारे है, मुल्क। बिल्कुल। जी हाँ। जी। और वो अंडरस्टैंडिंग का जो बेसिस है वो बेसिकली तीन चीज़ों पे चलता है। एक ये कि आपके ताल्लुकात जो है वो कैसे चल रहे हैं, उसमें आपके इकोनॉमिक टाइज, आपके सोशल टाइज, आपके पॉलिटिकल टाइज, बिल्कुल। कल्चरल टाइज और ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा जो चीज आती है वो है आपका लीगल सिस्टम, हम्म। कि क्या आपके लीगल सिस्टम के अंदर वो तवानाई है, वो चीजें हैं, वो रोबस्ट है, वो उसी तरह का लीगल सिस्टम है, ये करीब तरीन है जो कि उस मुल्क के साथ जिसके साथ आप ट्रीटी करना चाह रहे हैं हम्म। उसके अंदर मौजूद। जब हम अभी कल ही की बात है कि यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई है हम्म। हमारे जस्टिस सिस्टम के ऊपर, वो एक इंडाइटमेंट है कि आपका जस्टिस सिस्टम जो है वो दोहरा मेयार रखता है और उसके अंदर जो लोगों को आसानी से और प्रॉपर तरीके से इंसाफ मुहैया नहीं हो सकता। तो ये कंसिडरेशन, ये दो बड़ी कंसिडरेशन मैंने आपको बता दी। और तीसरी कंसिडरेशन ये है कि उस मुल्क में वो क्या वही जराइम है जो कि उस जहाँ दो ममालिक में एक ही जी। तरह के जराइम हों और एक ही तरह की सजाएं हों, तो फिर आप ट्रीटी करते हैं। हम्म। अगर एक मुल्क में सजाए मौत के ऊपर हम्म। का रन है और सजाए मौत नहीं दी जा सकती, तो वो मुल्क कभी भी किसी ऐसे मुल्क के साथ ट्रीटी नहीं करेगा जहां पे सजाए मौत दी जा सकती है हम्म। किसी जुर्म को सरजद कर। तो ये कबाहतें हैं। हम्म। अब आपका सवाल इंग्लैंड के साथ, जी। तो इंग्लैंड के साथ भी आपका जो कोई एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इसीलिए नहीं है क्योंकि आप मुतफिक नहीं होते हम्म। एक दूसरे से इन सारे नकात के ऊपर। वो मसलन जो आप जिस जिन जराइम में आप सजाएं देते हैं यहाँ पे, वो तो वहाँ जुर्म भी नहीं है। इंग्लैंड में तो वो एक्सट्रेडिशन कैसे वो दी। फिर हम्म। आपका जो प्रोसीजरल सिस्टम, आपका जो प्रोसीजर जो फॉलो करते हैं, उसमें भी उनके बहुत ज्यादा शक और शुबहात है कि आपका सिस्टम जो है वो सही तरीके से नहीं चलता। हम्म। और उसमें जो बुनियादी जो अंडरलाइन चीज होती है वो है ह्यूमन राइट्स। हम्म। हम्म। तो जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हो, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की इन्फोर्समेंट की बात बहुत हद तक ना हो रही हो, और जहाँ पे प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटीज हो, ड्यू प्रोसेस ना चलता हो, और जिस मुल्क के अंदर
एक इंटरनेशनल बॉडी जब ये इंडाइटमेंट दे दे और आपके खिलाफ ये कहे कि आप जो इंडेक्स है जस्टिस सिस्टम का उसमें बहुत नीचे है, तो फिर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी जो है मुश्किल ही है। जी, अतर काज़मी साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें तेज़ तर कर दी हैं, कितना लग रहा है बरतानिया की जानिब से इस हवाले से तावन, आप समझते हैं कुछ तावन बरतानवी हुकूमत कर पाएगी? चूँकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऊपर इस वक्त फोकस है, वो तो बहुत पुरएतमाद और मुतमईन दिखाई देते हैं, बल्कि इस किस्म की चीज़ों को वो चैलेंज भी करते रहते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत बरतानिया कितनी संजीदा लगती है हुकूमत पाकिस्तान के साथ तावन करने के हवाले से? देखिए, इस सारे मामले का जो कानूनी पहलू है, वो अख्तर औसाफ साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से समझा दिया। वो हुँ, इसका कानूनी पहलू है। हुँ। लेकिन इसका एक पॉलिटिकल पहलू भी है, जो जी। यहाँ की हुकूमत, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट अपने ज़हन में रखती है, किसी भी मुल्क के साथ जब वो डील करते हैं। अगर मैं आपको बरतानवी पार्लियामेंट की अपनी रिपोर्ट की मिसाल दूँ, 2016 की उनकी एक सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक बरतानिया के अंदर सिर्फ लंदन का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके अंदर हुँ, हर साल तकरीबन 100 अरब पाउंड लॉन्डर होके अंदर आते हैं। तो इस हुँ। मुल्क में सिर्फ हम ही वो मुल्क नहीं है वाहिद जिनको कोई ऐसा शख्स मतलूब है जो पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल और भी क्राइम्स दुनिया से यहाँ मफ़रूर बहुत हैं। हुँ, बहुत ज्यादा हैं। हमारे जो नेबर इंडिया हैं, उनके भी जो टॉप के लोग हैं जो फ्रॉड्स में मुलविस हैं, उसके अलावा अफ्रीकी ममालिक हैं, तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, आपके सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं, वहां की भी ऐसी शख्सियात पेप जिनको पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनैलिटीज कहते हैं, वो यहाँ पे रहती हैं। तो इस हवाले से यहाँ की हुकूमत के ऊपर भी तनकीद होती रहती है। हुँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बड़ी इनके खिलाफ कंपेन चलाई, बल्कि नवाज शरीफ साहब के फ्लैट्स के उन्होंने नाम भी दिया यहाँ की हुकूमत को कि इस हवाले से आप तहकीकात करें, जब यहाँ पे एक नया कानून लाया गया अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स के हुँ। हवाले से। लेकिन इसका जो पॉलिटिकल पहलू है वो हमेशा हावी रहता है कानूनी पहलू के ऊपर। तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से जो दावे आ रहे हैं और हुँ। जो कहा जा रहा है कि हम राब्ता करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को उनके हवाले किया जाएगा। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे बिल्कुल मुतमईन है और उनको पता है कि मुझे यहाँ की हुकूमत कभी भी पाकिस्तान के हवाले नहीं करेगी। जी, ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, आप बहुत तवील अरसे से इन सियासी मामलात पे अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज़ पर नज़र भी रखे हुए हैं, लिखते भी रहे हैं, और ये हमेशा से अगर हम देखें तो कई दिहाइयों से ये मामला रहा है कि जो भी बरतानिया में होता था, किसी की भी प्रॉपर्टी होती थी, जी हम ट्रेस करेंगे, रेड पोल को वारंट्स जाते थे कि जी हमें फ़लाँ XYZ मतलूब है, लेकिन बंदा कभी भी नहीं पहुंचा। आप कैसे देखते हैं इस सारे मामले को कि रेड पोल, आप आपसे हम स्पेसिफिकली पूछेंगे, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मामला आया तो रेड वारंट्स तक पहुंचाए गए लंदन, लेकिन जनरल मुशर्रफ उसी तरह मुतमईन और बाएतमाद दिखाई दे रहे थे जिस तरह आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया मतीन हैदर साहब। इसके कानूनी पहलुओं पे तो जिस तरह अख्तर और साफ साहब ने बात की, मैं सिर्फ उसमें ऐसा ऐड करूंगा कि हमारे निज़ाम अदल के बारे में स्टॉक विटनेसेस और वादा माफ गवाहों के बुनियाद पे चलने वाला इंसाफ का निज़ाम, इसे कोई दुनिया अच्छी निगाह से नहीं देखती। तो वो जो एक लीगल इक्विलिब्रियम आना चाहिए ट्रीटी को नेगोशिएट करने में, हालांकि हम दोनों ममालिक कॉमन लॉ को प्रैक्टिस करते हैं, वो मौजूद नहीं है। दूसरा, जिस तरह सियासी पहलू है वो कई कहानियां हैं। मसलन फाइनेंशियल हवाले से तो जिस तरह काजमी साहब ने बात की, वो तो ब्रिटिश वर्जन आइलैंड हो या अदरवाइज भी प्रॉपर्टीज हो, तो वो पूरी दुनिया की कहानी है। और अभी तक बावजूद इसके कि FATF का निज़ाम है, सब कुछ है, लेकिन उसका इतलाक मगरिब के मुमालिक पे नहीं होता। उस तरफ से सरफ नज़र किया जाता है। लेकिन क्योंकि ये मामला सियासी है, नवाज शरीफ साहब कोई रूपोश नहीं है, कोई मफरूर नहीं है। वहाँ ये तो हमारी बात की अदालतों ने उन्हें एब्सकॉन्डर जी किया, बिल्कुल, वरना अदालतों ने जब उन्हें वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर रखा है, बिल्कुल। बाद में किया, लेकिन जब वो जा चुके थे एक लीगल मैकेनिज्म के तहत, वो भी एक अदालती और हुकूमती मैकेनिज्म था। फिर हमें लंदन की इस हैसियत को भी नहीं भूलना चाहिए कि लंदन एक जलावतन सियासत का पूरी दुनिया में मरकज़ कैपिटल है। है।
मरकज है। माजी में हमारी मोहतरमा बेनजीर ने भुट्टो ने वहाँ जलावतनी गुजारी। अल्ताफ हुसैन 1990 की दिहाई से वहाँ से सियासत कर रहे हैं। और इमरान फारूक का केस भी क्लासिकल एग्जाम्पल है। ना हमने ताउन किया, जो लोग हमने गिरफ्तार किए, ना उन्होंने उस अंदाज में। तो ये मैं नहीं समझता कि ये सारी चीजें इतनी आसान हैं। इसके सियासी पहलू भी हैं, इसके कानूनी पहलू भी हैं, इसके मुआशी पहलू भी हैं। तो अगर हम वाकई संजीदा हैं तो हम दोनों काम करें, ट्रीटी पे निगोशिएशंस भी शुरू करें, और जो डेफिसिट्स और गैप्स आलमी रिपोर्टों में तो अब आ रहे हैं, हम तो पाकिस्तानी इसे रोजाना सफर करते हैं, हम उनको एड्रेस करें। और फिर हम वाकई ही इंसाफ के तकाजे पूरा करना चाहते हैं तो शायद हम आगे बढ़ सकें। जी बिल्कुल। ताहाल तो मेरा नुक्ता नजर ये है कि जिस एहतसाब का ढोल पीटा जाता है वो वादा माफ गवाहों के सहारे चलता है। उसमें डिलेज है, उसमें डिनाइल ऑफ जस्टिस है। अब अगर नवाज शरीफ साहब के केस को ले लें तो 2017 से ये केस लोअर कोर्ट्स में मौजूद, उसके बाद से आज 4 साल हो गए। अभी उसका अपील का पहला मरहला भी कंक्लूड नहीं हुआ। तो एक डिलेड जस्टिस सिस्टम में फिर तो यही गुमा होता है कि शायद पॉलिटिकल कंसिडरेशन ज्यादा प्रिवेल करती है। जी, इस मौजू पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान क्या एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मुमकिन है, और अगर ये मुमकिन है तो इसमें कितना वक्त दरकार हो सकता है, और अगर ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो भी गई तो क्या जो मतलूब अफराद जो पाकिस्तान को मतलूब हैं, क्या बरतानिया उन्हें पाकिस्तान के हवाले करेगा या नहीं। अशतर ओसाफ साहब, ये फरमाइए कि अगर नेगोशिएशन शुरू भी हो जाते हैं तो ये तो बहुत एक जिसे कहते हैं राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ टॉक्स इसमें, क्योंकि आप जैसे पहले कह चुके हैं कुछ चीज़ों के ऊपर बरतानिया को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आखिर ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होनी तो है। हमें ना सिर्फ करप्ट पॉलिटिकल एलिमेंट्स वहाँ से चाहिए, बल्कि जो जेन्युइन क्रिमिनल्स हैं वो भी पाकिस्तान को मतलूब हैं। लेकिन जब तक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं होगी किसी भी किस्म का मुल्ज़िम पाकिस्तान के हवाले नहीं किया जा सकता। तो आप कितने इम्कानात देखते हैं अगर टॉक्स शुरू भी हो जाएं तो इस ट्रीटी का साइन करना मुमकिन है? अब आप देखिए, आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक शाजी नकवी साहब है जी, उनके मुताबिक ये सारा केस चला और बहुत सारा लंबा केस चला। मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर स्पेंट, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको एक्स्ट्राडाइट कराने के लिए। अभी तक ऑल्दो एक ऑर्डर पास हो चुका है लेकिन वो अपील में है। तो ये ट्रीटी में तो साल हर साल लग ही जाएंगे। जहां पे ट्रीटी है, यानी अमेरिका के साथ इंग्लैंड की ट्रीटी है और उनकी इंडाइटमेंट हुई तो वो नहीं हो सका। फिर एक आपके और है मोतीवाला साहब। जी, मोतीवाला, उनके मुताबिक इतना अरसा ये सारा सिलसिला चलेगा, हजारों पाउंड, लाखों पाउंड सरकार ने खर्च किए वहां पे। और अभी हाल ही में तलहा हारून का केस चल रहा है। बिल्कुल, तलहा हारून का केस तो पाकिस्तान में चल रहा है। जी बिल्कुल। ये सारे प्रोसेस, अब वो तलहा हारून वाला मामला 5 साल हो गए। जहाँ पे एक ट्रीटी मौजूद है वहां पे भी ये सिलसिला जो है ये है, क्योंकि ड्यू प्रोसेसेस होते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बेशुमार कंसिडरेशंस होती हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो एक मैजिस्ट्रेट, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट बैठता है। इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट उस सारे मामले को देखता है, उसके अंदर शहादतें कलमबंद होती हैं और उसके बाद
वो फैसला करता है, वो ओपिनियन देता है कि आगे जाना चाहिए कि नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट के पास वो सारा सिलसिला चलता है, हाई कोर्ट में अपील होती है। तो इतने आसान बातें नहीं। जहां तक बात आ गई अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ वाली, तो ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने वहां पे इसलिए कुछ नहीं किया बिकॉज अगर पाकिस्तान करेगा तो वो मुंह की खाएगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं मौजूद है एविडेंस में जो कि कनेक्ट करता। कोई एक पाई नथिंग मिलने का व्हाट इम्कान नहीं। नहीं है जी। मैं बताऊं कि आप जजमेंट पढ़ लें पाकिस्तानी कोर्ट की, आप वो जजमेंट पढ़ें जिसमें उनकी कन्विक्शन रिकॉर्ड की है। एक तरफ वो कह रहा है जज कि करप्शन का कोई सबूत नहीं है, करप्शन की ही कोई नहीं, और वो सजा दे रहा है। तो ऐसी जजमेंट जब रखी जाएगी किसी भी एक इंडिपेंडेंट जज के सामने, वो कहेगा भाई एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्या? सो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी अगर हो भी तो ये एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस नहीं नहीं है। बनता। जी अतर काज़मी नहीं साहब, है। जी जी अतर काज़मी साहब, बड़े अहम लीगल पॉइंट्स अशतर उसाफ साहब ने उठाए। आप ये फरमाइए कि कितना वेटेज बरतानवी हुकूमत देती है जो डॉक्यूमेंटेशन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दफ्तर ख़ारजा को हिदायत कर दी गई, वजारत दाखिला ने इंटरपोल को लिख दिया और रेड वारंट्स पहुँच गए, और ये लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ अगर हम देखें तो ये तमाम तर केसेस जो हैं वो सियासी इंतकामी कार्रवाई के ज़ुमरे में आते हैं। तो बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कितना वेटेज देती है, कितना वजन देती है? देखिए, इसमें तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो पाकिस्तान के अपने इदारे हैं वो आजकल हुकूमत के अहकामात को कितना वेटेज देते हैं, उससे हम जी अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत बरतानिया कितना देती होगी। बिल्कुल आपने दूसरी 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 बात इसमें मतीन साहब, एक जो इम्पोर्टेंट चीज ये है हम्म कि जहां तक ताल्लुक है नवाज शरीफ साहब के फ्लैट्स का, हम्म उस हवाले से जो उन्होंने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दी हैं, मैंने खुद बीबीसी के लिए इस स्टोरी पे काम किया, बल्कि ये स्टोरी बीबीसी से मैंने की। मैंने खुद खत लिखा हसन नवाज साहब को, इधर हम्म लंदन से बीबीसी की तरफ से उनको खत गया, उनको बताया गया कि आप कभी कहते हैं 2006 में लिए, कभी इसमें हम्म लिए, तो आपके पास आपने जब भी लिए ये फ्लैट्स वगैरह, उसका हमें एक दस्तावेज दिखा दें ताकि हम हम्म बीबीसी से ये छाप देंगे तो मामला हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो उनका कोई जवाब नहीं आया। तो ये कहा जाना कि उस हवाले से कोई सबूत नहीं और चीजें बिल्कुल क्लियर है, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। वो बिल्कुल क्लियर नहीं आए इस हवाले से, उन्होंने कोई मनी अपना ट्रेल मौकफ नहीं दिया उन्होंने बिल्कुल। नहीं, मनी ट्रेल नहीं ऐसा दीजिए, मौके की नहीं। बात नहीं, मनी उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखाई कि ये फ्लैट्स कब खरीदे गए। उन्होंने पहले बीबीसी पे बैठ के कुछ और कहा कि मैं तो यहाँ पे किराए पे रहता हूँ, बाद में कहा कि ये 2006 में खरीदे हैं, फिर पता चला कि कंपनियां तो 90s से, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बीबीसी ने निकाले थे 2 महीने काम करके। तो ये इसी वजह से जब यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर्स का कानून आया, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 4 बंदों की जायदादों की फहरिस्त दी हुकूमत बरतानिया को और कहा कि इस हवाले से आप तहकीकात करें। उसमें कोई लिबिया की शख्सियत थी, एक कोई सेंट्रल एशिया की शख्सियत थी, और एक हमारे वजीर आजम साहब के ये जो लंदन वाले फ्लैट्स थे। तो इस हवाले से बहुत ज्यादा इबाहम है कि इन्होंने ये किस तरह खरीदे फ्लैट्स। और यहाँ पे जो हम देखते हैं ना कि हुकूमत का पॉलिटिकल मौकिफ हमें ये भी देखना पड़ता है कि जब जनरल पिनोशे को चिली से निकाला गया तो वो यहाँ पे उनको सियासी पनाह दी गई। उस वक्त जनरल पिनोशे यहाँ के हीरो थे और नेल्सन मंडेला को ये लोग दहशतगर्द कहते थे। जी तो जी यहाँ पे कोई जमहूरियत की खिदमत के लिए लोगों को पनाह नहीं दी जाती, इनके अपने मफादात भी होते हैं, उसको भी ये मद्देनजर रखते हैं। जी ज़फ़रुल्लाह खान साहब, बरतानवी हुकूमत के अपने बहुत इंटरेस्ट हैं। किसी कोई दुनिया का कोई डिक्टेटर आ जाए, कोई क्रिमिनल आ जाए जिसने अपने मुल्क में कत्ल गारत की हो, अरबों डॉलर की करप्शन की हो, वहाँ पर इंसानी हकूक़, पॉलिटिकल राइट्स, उसके तहत उनको सियासी पनाह दे देते हैं। तो आप नहीं समझते बरतानवी हुकूमत के ख़ुद अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं? जहाँ तक इन क्रिमिनल्स की बात है, फिर सियासी पनाह का मामला आ जाता है, सियासी पनाह दे दी जाती है, प्रोटेक्शन दे दी जाती है। जी देखिए, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन शायद जिस तरह दुनिया में अदालती निज़ाम चलता है और हमारे यहाँ चलता है, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। हम इल्जामात की बारिश पहले करते हैं और कन्विक्शन कभी होती है, कभी नहीं होती। वहाँ पे जो लीगल सिस्टम है, यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और उसके बड़े बेंचमार्क्स भी हैं। पहले भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात हुई, ब्रेक्जिट के बाद अगरचे यूरोपियन ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स उस स्ट्रिक्ट सेंस में ना अप्लाई होते हों,
लेकिन यूके का अपना भी ह्यूमन राइट्स एक्ट है 1998 का। जब पनूशे की बात हो रही थी तो हम उस वक्त वहाँ स्टूडेंट हुआ करते थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। बड़ा मशहूर तो केस था, बिल्कुल बड़ा मशहूर केस था। देखिए, बात एक ब्रिटेन के हवाले से बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, कुछ कॉलोनियल हेरिटेज भी है, कुछ पॉलिटिकल हवाले से भी, जिस तरह जलावतन लोगों का कैपिटल है, लेकिन जितने भी लॉज हैं, अनलेस किसी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए आपकी कन्विक्शन ना हो, तो सिर्फ महज आपकी ख्वाहिश की बुनियाद पे, आपके दावे या दलील की बुनियाद पे वो बहुत सारे एक्शंस नहीं होते जो शायद पाकिस्तान में ख्वाहिश पाई जाती हो या दुनिया के और ममालिक में पाई जाती हो। पॉलिटिकल रेटोरिक और चीज है, डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और उसके अकॉर्डिंगली चीजों का होना बुनियादी तौर पे एक और चीज है। पाकिस्तान में तो आपने सिर्फ किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना हो तो झूठी एफआईआर भी दर्ज हो जाती हैं, पकड़ भी लिया जाता है, जेल में भी डाल दिया जाता है और बरसों के बाद आप को पवित्र करके बाहर भी निकाल दिया जाता है। तो ये कोई दो लीगल सिस्टम्स का मवाजना नहीं है। और बरतानिया, हर मुल्क को अपने इंटरेस्ट ज्यादा अजीज होते हैं। अगर किसी और मुल्क के इंटरेस्ट को वो एंटरटेन करने बैठे तो देयर प्राइम फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। पाकिस्तानियों को ये बात न जाने कब समझ आएगी। जी नाज़रीन, इस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अशतर उसाब साहब, अगर हम देखें तो एक लॉन्ग हिस्ट्री है पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा, कहीं स्विस बैंकों में है, कहीं फ्रांस के बैंकों में है, कहीं अमेरिका के बैंकों में है, और एक अरसे तक कहा जाता रहा कि बरतानिया के अंदर सरे महल उसके ऊपर बहुत जिसे कहते हैं शोर गोगा उठा, लेकिन कोई एविडेंसेस नहीं मिली। तो अगर ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ नहीं है, अगर इस किस्म की ट्रीटीज़ नहीं है जिसके तहत यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें कि वहाँ पे किन पाकिस्तानियों का लूटा हुआ पैसा है, कौन से पाकिस्तानी मफरूर हैं, एट लार्ज हैं, तो इस तरह तो पाकिस्तान से लोग जाते रहेंगे स्विस बैंकों में, फ्रेंच बैंकों में, बरतानवी बैंकों में, अरबों डॉलर जमा होते रहेंगे, लेकिन जो भी एफर्ट्स पाकिस्तान की जानिब से की जाएंगी लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है? आखिर करप्शन के ऊपर हमारा एक नैरेटिव है, रिगार्डलेस के पीटीआई की गवर्नमेंट है या पीटीआई की है या मुस्लिम लीग नून की है, हमने करप्शन फाइट करना है, करप्ट लोगों को वापस लाना है। इसके ऊपर तो दो राय नहीं हो सकती। बिल्कुल जी, और करप्शन किसी भी फॉर्म में गलत है जी, उसकी बेखनी करनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए। अब करप्शन का सोर्स क्या है, आप उसको देखिए। करप्शन का सोर्स पहले आप देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे मवाके क्या है। जब मवाके की बात, सोर्स हो गया, मवाके आ गए, आप ये कहते हैं कि अथॉरिटी का मिस यूज करके तो नहीं बनाई गई। राइट। अब आप कहते हैं कि टैक्स अवॉइड करके पैसे बाहर ले, तो वो अवॉइडेंस जो है वो तो लीगल है। टैक्स अवॉइड करना आपका लीगल हक है, टैक्स चोरी करना आपका हक नहीं है बल्कि वो जुर्म है। दैट इज ए क्राइम। तो दूसरा, अब उसमें एक थिन लाइन है, उसको आपने डिस्टिंग्विश करना है। लेकिन लेट्स गो बैक टू योर क्वेश्चन। हम सबको पता है कि खराबियां क्या है, लेट्स नॉट गो इन देयर कि क्या खराबियां हैं। डिस्क्रेशनरी पावर्स को कर्टेल करें, उनको स्ट्रक्चर करें, फेल सेफ मैकेनिज्म लेके आए, और क्या अमर माने है आपको कि महकमों में आप एक ऐसा फेल सेफ मैकेनिज्म न लेके आए। मसलन अगर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होना है तो किस तरीके से होना है,
उसके ऊपर कौन क्या क्या चेकलिस्ट बनाए उस, तो कहाँ से आप, ये मैं जो कर रहा था कि सोर्स क्या होती है करप्शन, तो कॉन्ट्रैक्ट्स हो। दूसरी सोर्स होती है कि जब आप किसी को कोई चीज दे दें, मसलन को ओहदा दे दें या कोई ऐसी चीज दे दें जिसका नाजायज फायदा उठाए, वो उसके मुतालिक आपके पास फिर वो सिस्टम है कि आप किसी को जब इंडक्ट करते हैं तो उसकी एज लिमिट, उसकी क्वालिफिकेशन, और वहाँ पे बजाय आप एक शख्स को इख्तियार दे दें कि वो अपनी मर्जी से लोगों को तैनात करे, उसको ख़त्म करें, तो डिस्क्रेशन जो आएगा वो मंबा बनेगा करप्शन का। जब स्वाबदीदी डिस्क्रेशन को इख्तियारात आप समझते हैं कि इनको कम किया जाए? एब्सोल्युटली सर, और ये कोई रॉकेट साइंस, आप उन मुल्कों में जहाँ पे करप्शन नहीं है उनको उठा के देख लीजिए, वहां पे डिस्क्रेशन को उन्होंने जीरो कर दिया, अगर खत्म किया तो स्ट्रक्चर कर दिया। अब जापान जैसे मुल्क में बेशुमार करप्शन, क्या चाइना में करप्शन नहीं? ये सब जहां जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात होगी और वो आप पॉलिटिकल हैंड्स में दे दें। अब मेरी तजवीज़ तो ये है कि आप कानून लेके आए कि पार्लियामेंटेरियंस को इख्तियार हासिल नहीं होगा कि वो डेवलपमेंट फंड्स हासिल करें या डेवलपमेंट फंड्स किसी के लिए मुख्तस कर सकें। ये काम पार्लियामेंटेरियंस का नहीं है, पार्लियामेंटेरियंस का काम है लेजिस्लेशन करना, एक ये एस्पेक्ट हो। दूसरा है कि आप लोकल गवर्नमेंट के अंदर ये डेवलपमेंट के कामों को ट्रिकल डाउन करें, और वहां पे लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर मुहतसब का कानून मौजूद है, वहां पे हर लोकल गवर्नमेंट के साथ मुहतसब लगाया, वहां पे उसका बेखनी हो सकती है, वहां पे वो फेल सेफ मैकेनिज्म आ सकते। अब मेगा प्रोजेक्ट्स, डैम हो गए, मोटरवे हो गई, ट्रेन का सारा सिलसिला हो जहाँ गया, पे खरबों रुपए का बजट है, बिल्कुल जी वहां पे आप पार्लियामेंट्री जो निगरानी का निज़ाम है, आप समझते हैं पार्लिमानी निगरानी का निज़ाम होना। और क्यों नहीं हम पब्लिक हियरिंग करते? अब तो पब्लिक हियरिंग और भी आसान है, जूम है, स्काइप है, पब्लिक हियरिंग करें, इन चीजों को पब्लिक में लेके आए। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि कानून है आपके पास, फ्रीडम, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इत्तलात तक रसाई का कानून। जी बिल्कुल, उसको आप फरोग दें। हम लोग हर चीज यूं छुपा के रखते हैं। जब आप ट्रांसपेरेंट तरीके से, जब आपको पता होगा कि आप जवाबदेह हैं, तो करप्शन खत्म हो जाएगी। याद रखिए, करप्शन एक दिन में नहीं आई थी, करप्शन एक दिन में खत्म नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया। और एक और बहुत अहम पहलू मैं आपको बताऊं, हमारे निसाब में से सिविक्स को निकाल दिया गया। बड़ा अहम मजमून होता था, बड़ा अहम मजमून होता था, बिल्कुल। जिस मुल्क के निसाब में से सिविक्स जैसे सब्जेक्ट को, जहाँ एथिक्स बताई जाती है, जहाँ पे आप सारी चीजें बताई जाती हैं, सच बोलना है, सच की तालीम वगैरह का सारा सिलसिला, उसको जब आप खत्म कर देंगे तो फिर आप कौम को एक कुएं में धकेल रहे हैं, एक अंधे कुएं में धकेल रहे हैं। ये वक्त आ गया है, ऑपोजिशन जो गवर्नमेंट है, बल्कि गवर्नमेंट को इसमें लीड लेनी चाहिए। हम सब एक बैठे, राउंड टेबल में बैठे और इन सब चीजों को डिबेट करें और उसका कोई कंक्लूजन निकालें, वे फॉरवर्ड निकालें। यही सवाल अतर काज़मी साहब से, वे फॉरवर्ड क्या आपको लग रहा है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी तो अब होती हुई नज़र नहीं आई, और अगर हो भी गई तो फिर भी लीगल प्रोसेस इतना पेचीदा है, क्या वे फॉरवर्ड आप देख रहे हैं कि लूटी भी दौलत पाकिस्तान कैसे आ सकती है, मतलूब अफराद कैसे आ सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि जो पॉलिटिशियंस ख़ास तौर पे पाकिस्तान को मतलूब हैं, वो ख़ुद अपने आप को पाकिस्तान के हवाले कर दें, कहें कि जी ले लें, हमारे पास जो कुछ भी है वो तो कानून और आइन के सामने बिल्कुल हम शफाफ हैं? क्या ऐसे मुमकिन है? देखिए, ये पूरे हमारे माशरे का एक अलमिया है। आप किसी से भी सवाल पूछ लें माशरे में, वो आपको जवाब नहीं देगा, उल्टा आपके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देगा।
इसमें सिर्फ आप पॉलिटिशियंस को जिम्मेदार नहीं करार दे सकते, आप किसी भी तबके को ले लें, आप वकला को देख लें, आप जज बिजनेस साहिबान टाइकून्स को हैं देख, इसमें, बिल्कुल। आप फौजी ब्यूरोक्रेसी को देख, किसी को भी देख लें, आप जिससे भी सवाल पूछेंगे वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हम्म। और जहां तक ये ताल्लुक है कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, लूटी हुई रकम, ये बेसिकली हमारा शाइबा है, ये हमारा आईना है, ये हमारी सोसाइटी का आईना है। ये कोई एलियंस तो है नहीं है कि ये वो कर देंगे, एकदम से अपने आप को कानून के सामने पेश कर देंगे। तो ये वही नामुमकिन है। जिस तरीके के हम लोग हैं, इसी तरह के ये लोग हैं। आप आम मिसाल भी ले लें, पाकिस्तान में अगर आपने पैरासिटामोल की गोली भी लेनी हो तो घर वाले बता के बेचते हैं कि वो फलानी दुकान पे जाना, वहां से असली मिलेगी। तो जिस मुल्क में ये हालत हो, तो वहां पे आप ये कहें कि वो मुआशरा एक जिम्मेदार और ईमानदार क़यादत को चुनेगा, तो ये थोड़ा सा फार फेच्ड आइडिया है। तो मुझे तो मुस्तकबिल करीब में कोई उम्मीद नजर नहीं आती, टू बी जी ऑनेस्ट। जफरुल्लाह खान साहब, आप कुछ पुरुमीद लग रहे हैं कि देखिए, ये महज बरतानिया नहीं, इसमें स्विट्ज़रलैंड भी है, फ्रांस भी है, बरतानिया भी है, अमेरिका भी है। जी चले हम उन ममालिक को कायल कर सकें या ना कर सकें, लेकिन हम अपने यहाँ तो रिफॉर्म्स कर सकते हैं। हमारा अपना रवैया क्या है, दो चीजों को आप मत भूलिए। हमारी इकॉनमी 100% डॉक्यूमेंटेड नहीं है। हमारे स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 40-45% तक इनफॉर्मल इकॉनमी है। जी हमारा एफडीआर हर चंद सालों के बाद एक वाइटनर स्कीम लाता है कि अगर आपने कोई असासे वाइट करने हैं, पैसे वाइट करने तो हैं, खुली छूट तो है आपको, बिल्कुल। हाँ, तो ये चीजें मसलन आप तो डिसइंसेंटिवाइज करते हैं ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को। तो बाहर की दुनिया को हम कन्विंस कर सकें या ना कर सकें, हम अपने घर को यकीनन बेहतर कर सकते हैं। और ये तभी होगा अगर इसके ऊपर कोई संजीदा कन्वर्सेशन होगी, पार्लियामेंट में होगी, पॉलिसी मेकर्स में होगी। अनफॉर्चुनेटली अभी ये कन्वर्सेशंस नहीं हो रही, बल्कि करप्शन को एज ए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि कभी कभी ये गुमान भी होता है कि करप्शन का डिस्कोर्स बजाते खुद करप्ट हो चुका है। तो इस तरह तो हम इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकते। वी नीड टू डू अ लॉट to reform our society, to reform our governance system structures. अगर हमारे systems और structures हमारे end पे ठीक होंगे तो शायद हमें दुनिया से शिकायतें कम होंगी और हमारी दौलत इस तरह ट्रेवल भी नहीं करेगी किसी और अननोन टैक्स हेवन में। अगर हमारे अपने सिस्टम्स और स्ट्रक्चर्स वीक होंगे, इनफॉर्मल इकोनॉमी होगी, अनडॉक्यूमेंटेड होगी, इंसेंटिव होगा वाइटनर स्कीम्स का, तो फिर पागल ही होगा जो लॉ अबाइडिंग इकोनॉमिक पैरामीटर्स के अंदर रहना पसंद करेगा। जी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे पाकिस्तान के अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के ऊपर नज़र डालें तो हमें बहुत वसी इस्लाहात की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान के निज़ाम में इस्लाहात आ जाती हैं और ये इस्लाहात एक ग्रैंड डायलॉग की सूरत में हों, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाए, एक नेशनल एग्रीमेंट जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, इसी तरह चार्टर ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है वो बनाने की ज़रूरत है, ताकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑन बोर्ड हों कि करप्शन से मुतल्लिक तमाम पॉलिटिशियंस नो करेंगे और जिनकी भी लूटी हुई दौलत पाकिस्तान से बाहर है वो कानून के तहत ये दौलत पाकिस्तान के हवाले करेंगे और जो भी मफरूर है वो पाकिस्तान वापस आएगा, ताकि हमें किसी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी की ज़रूरत ना रहे। हमारे साथ मौजूद थे अशतर ओसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, लंदन से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। हमारे साथ काज़मी साहब मौजूद थे, अतर काज़मी साहब, और इस्लामाबाद से ज़फ़रुल्लाह खान साहब। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।